एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, हम आपके साथ यहाँ पे आपके साथ सुपरवाइज़र की जो सीरीज़ है बैक टू बैक कंटिन्यूस कर रहे हैं। इट्स बीन 2 वीक्स से ज़्यादा हो चुका है। हमने ऑलमोस्ट आज हमारा एक यूनिट 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडॉप्शन फॉस्टर के रिलेटेड। मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। एडॉप्शन एंड हमने कल हेल्थ केयर के रिलेटेड बात की थी। एडॉप्शन फॉस्टर आपका यहाँ पे आ गया। चाइल्ड राइट्स के रिलेटेड हमने यूनिट 3 में ऑलरेडी बात की हुई थी। एंड फैमिली एंड हेल्थ केयर के रिलेटेड भी हमने कल के लेक्चर में आपने डिफाइंड तरीके से बात की हुई थी। मैं आपको एक बार यूट्यूब चैनल जो हमारा है उस पर दिखा देती हूँ कि कहाँ पे आप वहाँ पे आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके जो ये सुपरवाइज़र की सीरीज़ चल रही है, इट्स बीन मोर देन 2 वीक्स। तो हमने बीच में आपके साथ MCQs भी डिस्कस किए थे। यू कैन सी टाइमली हमने MCQs आपके साथ भी डिस्कस यहाँ पे किए हुए हैं। देन स्कीम्स ओरिएंटेड भी हमने MCQs डिस्कस किए थे। और आप लोगों ने काफ़ी कहा था कि इसमें और डिस्कशन हमें करना ही चाहिए। सो दैट इज़ हाउ वी हैव बीन फॉलोइंग इट। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, इट इज़ टू डू विद एडॉप्शन एंड फॉस्टर केयर। नाउ एडॉप्शन का एक वर्ड है जो हमने काफ़ी देर से, काफ़ी आई एम श्योर काफ़ी टाइम से हमने सुना भी होगा। हमने कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे। हमेशा एग्जाम्पल्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए, काफ़ी सीखने को उससे मिलता है। मैंने अडॉप्शन वर्ड जब सीखा था और पता चला कि ये कैसे चलता है, ऑफ कोर्स द फेमस एग्जाम्पल इज सुष्मिता सेन। ओके, बहुत ही छोटी उम्र में 21 या 22 साल की उम्र में उनने एक लड़की को अडॉप्ट किया था। फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि उसका प्रोसेस क्या है, कौन क्राइटेरिया है, कौन अडॉप्ट कर सकता है, कैसे अडॉप्ट कर सकता है। आइए अब हम बात करते हैं अडॉप्शन के रिलेटेड। Of course, it is a legal and emotive process. Emotive means to do with your emotion. इमोशन क्यों मैंने कहा? नाउ इमोशन डज नॉट मीन कि मैं यहाँ पे हंस रही हूँ या रो रही हूँ। एक मेरा डेली लाइफ रूटीन में जो मेरे एक इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, हैप्पी, सैड, सक्सेसफुल, एवरीथिंग, वो सब आपका उसी हिसाब से चलता है। दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। ओके, सो दिस इज वॉट इमोटिव हियर मीन्स। नाउ अब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है एक ऐसा बंदा या बंदी या एक इंसान जिसका वो बच्चा बायोलॉजिकल नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। दैट मीन्स उसने उसको पैदा नहीं किया है, बट जो ये बायोलॉजिकल चाइल्ड है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट जो राइट है, सेम जो ये नॉन बायोलॉजिकल चाइल्ड है, दैट मीन्स एक एडॉप्टेड बच्चा है, इसके सेम वही राइट्स हैं जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड के रहेंगे एक फैमिली में। दैट मीन्स कल को प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस या कुछ भी जो घर पे एक बायोलॉजिकल चाइल्ड को मिलेगा, वो भी वही एक एडॉप्टिव चाइल्ड को मिलेगा। अब इसकी एक अथॉरिटी है CARA, CARA। ये इसका फुल फॉर्म आ जाता है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये आपका सारा यहाँ पे इस देश में एडॉप्शन ओरिएंटेड कवर करती है, कैरी करती है, और उसी हिसाब से प्रोसेस, ये ड्यू प्रोसेस सामने रखती है। ठीक है, कल को आपको बच्चा अडॉप्ट करना है, यू हैव टू फॉलो कि कैरा ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हुए हैं, उसी हिसाब से। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आ जाता है फॉर अडॉप्टेड पेरेंट्स। दैट मीन्स कल को अगर आपने एक अडॉप्शन करनी है तो आप क्या कर सकते हो? ऑफकोर्स आपको मेजर तो होना ही पड़ेगा। उस कंसर्न पेरेंट का फिजिकल फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, ऑफकोर्स कल को वो पूछा जाएगा कि आपकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपकी इनकम क्या है, क्या आपकी इनकम सफिशिएंट है कि आप अपने आप को, अपनी बेसिक फैमिली को, और कल को जब आप उस चाइल्ड को अडॉप्ट करोगे, देखिए हमारे यहाँ पे अभी भी बोला जाता है थोड़ी घर पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए तो बच्चा पैदा कर लेंगे। क्या आप उस बच्चे को उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? ओके, और उस पेरेंट में या जो अडॉप्ट कर रहा है कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन ना हो। ऑफ कोर्स, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग पे वर्ड क्यों फोकस किया गया है, कल को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बनती है तो इट इज बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि उसके पास कोई कंडीशन ना हो और वो कोई चाइल्ड राइट्स वायलेशन में भी इन्वॉल्व ना हो। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर एक कपल जा रहा है तो उन दोनों कपल की कंसेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कंसेंट ज़रूरी है दोनों की। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फोर्सफुली करा रहा है, क्योंकि इवेंचुअली बच्चे को जो प्यार मिलता है अपने माँ बाप दोनों से इक्वली मिलता है। दोनों की कंसेंट यहाँ पे इक्वल और मानी जाती है।
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल फीमेल चाइल्ड जो है, सिंगल फीमेल जो है, दैट मीन्स एज अ फीमेल मैं यहाँ पे किसी भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हूँ, मेल या फीमेल। बट अगर एक मेल है, सिंगल मेल है, वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। दैट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स ये क्राइटेरिया तभी बनाए जाते हैं जो हमारे सोसाइटल नॉर्म्स रहते हैं, और उस, ठीक है, एक गर्ल चाइल्ड वो अडॉप्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे उसका क्राइटेरिया आ जाता है कि किस हिसाब से उसको परवरिश दी जाए। तो नोइंग आर सोसाइटल कंडीशंस कैसे चलती है, तो एक मेल एक सिंगल गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अच्छा, नो चाइल्ड शैल बी गिवन एटलीस्ट 2 years ऑफ स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप। दैट मीन्स स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप उनको दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कल को अभी शादी होगी तो आपने अभी अडॉप्ट कर लिया चाइल्ड। ऑफ कोर्स शादी जिसको कहते हैं वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको स्टेबलाइज होना पड़ता है एक शादी में, यू गेट यूज टू अ न्यू लाइफ स्टाइल। सो तो वहाँ पे दिखाना पड़ता है कि एक स्टेबिलिटी है। और यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस क्या आ जाते हैं, अगर किसी रिलेटिव ने अडॉप्ट किया या स्टेप पेरेंट हो गया। देखिए, कल को शादी के बाद सपोज किसी के स्पाउस की डेथ हो जाती है या अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स हो जाता है विद इन फ्यू मंथ्स या ईयर, और जो स्पाउस है वो शादी कर लेता है, तो ऑफ कोर्स अगर उसके साथ वो बच्चा ले लेता, वो उसकी अडॉप्शन में आ जाता है। तो दैट इज लाइक अ अडॉप्टिव चाइल्ड। मिनिमम एज डिफरेंस जो एक चाइल्ड और एक पेरेंट में है वो नॉट लेस देन 25 years होनी चाहिए। और अगर मैं कंबाइन करके रखूं, अगर एक कपल एक बच्चे को ले रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, उनकी कंबाइन एज 110 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कंबाइन। सो अब आप इसको हाफ करके देख लीजिए, दैट मीन्स 50-55 के अबव बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को एक बच्चा अडॉप्ट करने देना। ऑफ कोर्स इसके रीजंस क्या है, क्योंकि एक स्टेबिलिटी चाइल्ड को मिलनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल ही छोटा बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, सो दैट बिकम्स मोर प्रॉब्लमैटिक कि कल को गाइडेंस, एक जो फैमिली की सिचुएशन है, कौन उसको हैंडल करके देगा। ओके, सो ये क्राइटेरिया आ जाते हैं। देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की भी थोड़ी बात करते हैं। ये हमने आपके चाइल्ड राइट्स में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे भी इक्वली फोकस किया था। लेट मी रिमाइंड यू, चाइल्ड राइट्स आपका यूनिट 3 में, ठीक है। सो ये लॉ डील करता है उन बच्चों की, लेस देन 18 जुवेनाइल बच्चों की डिस्कस करता है जो लॉ में फंस गए होते हैं। दैट मीन्स जिन लोगों ने कोई ऑफेंस किया होता है वो उस चक्कर में फंस जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कहते हैं। एंड कल को वो रिहैबिलेट हो गए हैं, ठीक हो गए, उनको कल को किसी केयर एंड कंडीशन की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। एंड इफ़ समवन वांट्स टू अडॉप्ट, ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज बच्चे का कोई, एंड गाइज लेट मी टेल यू, बहुत सारे ऐसे आपको फैमिलीज़ मिलेंगी, कपल्स मिलेंगे जो इन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं कि इट्स ओके, मे बी उसकी सर्कमस्टांसेस ऐसी हो कि उसको ऐसा क्राइम करना पड़े क्योंकि छोटा बच्चा है, उसने बचपन से ये सब चीज़ देखी, तो दे वांट टू अडॉप्ट। तो जुवेनाइल जस्टिस के अंडर वो कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स थ्रू दिस पोर्टल, कैरा जो मैंने बताया, इस पोर्टल के अंडर इजीली हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस फॉस्टर केयर की। अब अगर मैं आपको एडॉप्शन और फॉस्टर केयर में डिफरेंस बताऊं, एडॉप्शन आपका आ जाता है परमानेंट, आई विल एक्सप्लेन। फॉस्टर केयर आपका आ जाता है टेम्पररी, ठीक है। फॉस्टर केयर आ जाता है आपका टेम्पररी। देखिए, अगर आपने हॉलीवुड मूवीज़ या टीवी शोज़ देखे हैं तो यू विल अंडरस्टैंड कि वहाँ पे काफ़ी बार फॉस्टर केयर, फॉस्टर फैमिलीज़ की बात होती है। टेम्पररी जब मैं बोलती हूँ, दैट मीन्स इट कैन मीन कुछ मंथ्स या सम ईयर्स, ओके। तो एक टेम्पररी टाइम के लिए बच्चा वहाँ पे फॉस्टर केयर में दिया गया है। एंड कभी कभी क्या होता है विद अनरिलेटेड फैमिली मेम्बर्स। ऑलवेज रिमेंबर, पैंडेमिक का एग्जाम्पल मैंने काफ़ी बार दिया है। ऐसी सिचुएशन हुई थी पैंडेमिक में कि एक बिल्डिंग में, ऑफ कोर्स उस टाइम पे बिल्डिंग्स के बाहर, सोसाइटी के बाहर नहीं जाया जाता था, ना अलाउ किया जाता था। अगर अनफॉर्चुनेटली एक ही फैमिली के सपोज दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई, वो बच्चा इमीडिएटली कहा जाता। ऐसी सिचुएशन हुई है कि उसको उनके पड़ोसियों ने हैंडल किया है, संभाला है अच्छे से। तो फॉस्टर केयर आपको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ, बाद में वो बच्चे को थ्रू कैरा पोर्टल में उसको रजिस्ट्रेशन करा के
उसको परमानेंट एडॉप्शन के लिए रख सकते हैं। सो ये आपका हमेशा टेम्प्रेरी आएगा। इसमें बच्चा जो अडॉप्टेड है वो ये नॉट अडॉप्टेड, जो फॉस्टर केयर में बच्चा है वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे अपनी इनहेरिटेंस की राइट्स दो, मुझे ये वाली राइट दो। हाँ, उसको बेसिक केयर, प्रोटेक्शन, ये जो सब चीज़ें हैं ये सब उसको मिल जाता है। अब फॉस्टर के रीजंस क्या हो जाते हैं इसमें? फॉस्टर के रीजंस यही होते हैं कि कल को बच्चा अगर सपोज किसी अब्यूजिव होम से आया है, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए वहाँ रख सकते हैं। सपोज वो पॉवर्टी से आया हुआ है, ठीक है, उसके माँ बाप बोल देते हैं कि अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम बच्चों को नहीं हैंडल कर सकते, मैं इस फैमिली को थोड़े सालों के लिए, थोड़े महीनों के लिए रखना चाहती हूँ अपना बच्चा, सो दैट उसकी परवरिश अच्छी मिले, उसको रोज़ सिर पे एक छत हो, खाना पीना टाइम पे मिले और एक बेसिक एजुकेशन मिले। ओके, तो ये सब रीजंस आपके आ जाते हैं कल को फॉस्टर केयर के रिलेटेड। अब यहाँ पे कैटेगरीज आपकी कौन आ गई? कैटेगरीज आती है, चिल्ड्रन अगर 0 to 6 years ऑफ एज है तो दे विल एक्चुअली नॉट बी कंसिडर्ड इन द लॉन्गर टर्म फॉस्टर केयर में। एक्चुअली उनको बोला जाता है 0 to 6 years, क्यों? क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिसको कहते हैं वो एक ममता एक चाहिए होती है उसको, एक वो चाइल्ड, एक मदर और फादरली लव जो बेसिक उनको चाहिए होता है, वो इसी एज ग्रुप के बच्चों को चाहिए होता है। तो इस एज पे यूजुअली अवॉइड करते हैं फॉस्टर करना और प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा उनको एडॉप्शन ही मिले। बट अगर इस एज की उम्र आ जाता है 16 to 18 years, यहाँ पे थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया और यहाँ पे सर्कमस्टांसेस रह जाती हैं, तो फॉस्टर केयर पे भी फोकस किया जाता है इसके इंडिविजुअल प्लानिंग के हिसाब से। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आ जाती हैं आपके फॉस्टर केयर लोगों के, दैट मीन्स जिन लोगों ने अडॉप्ट किया है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, रोटी कपड़ा मकान, एक प्रॉपर केयर मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, उसकी एजुकेशन पे कोई रुकावट ना आए उसके हिसाब से, दैट मीन्स जो वो जिस एज के हिसाब से, उसी एज के हिसाब से उसको अकॉर्डिंगली एज, एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड क्या है वही प्रोवाइड किया जाए। दैट मीन्स जो वो एक नॉर्मल अपनी फैमिली में उसको मिलना चाहिए था वही उसको यहाँ फॉस्टर केयर पे भी मिलेगा। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी उसका निगलेक्ट या अब्यूज़ हो, तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया, यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस चेक की जाती हैं ऑफ कोर्स कंसर्न अथॉरिटी द्वारा। प्राइवेसी ऑफ द चाइल्ड एंड हिज बायोलॉजिकल फैमिली, नॉट नेसेसरी कोई फैमिली ओपनली बोलेगी कि मैंने अपना बच्चा फॉस्टर केयर में रखा है क्योंकि मेरी हालत ऐसी है, तो उन चीज़ों को प्राइवेसी में देना, और कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी रखना जो उसके कंसेंट के बिना नहीं शेयर की जा सकती है या ऑपोजिट पार्टी के बिना ये शेयर नहीं की जा सकती है। देखिए आज के टाइम में भी हम जो फैमिली लाइफ बोलते हैं, काफ़ी बार हम एज अ फ्लो ऑफ सेंटेंस में बोलते थे कि फैमिली लाइफ हमारी प्राइवेट है या प्राइवेट लाइफ हमारी फैमिली है। आपको मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, इट शुड नॉट बी अ कंसर्न टू यू, ठीक है। नाउ ऑब्जर्वेशन होम्स की बात करते हैं, ये भी आपका चाइल्ड केयर में आ जाता है, बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ये एक फैसिलिटी है, ये एक टेम्प्रेरी केयर रिसेप्शन एरिया, टेम्प्रेरी एरिया है जहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है जहाँ पे जिन लोगों ने कोई क्राइम कमिट किया होता है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। ऑब्जर्वेशन होम एज ए नेम सजेस्ट, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनके डेली एक्टिविटीज़, डेली रूटीन, इन पे फोकस किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे वी विल मेक श्योर कि हम उन्हीं बच्चों को रखा जाए। आपके हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये ऑब्जर्वेशन होम्स रहते हैं। ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशन होम लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेटली होने चाहिए, एज बेस्ड भी होने चाहिए, और उस हिसाब से रखा जाए कि एक बच्चे की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ प्लस ग्रोथ के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट बने और उसको पता चले। उसको एक तो देखो, एक बच्चे को रियलाइज़ कराना कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि तूने एक ग्रेव ऑफेंस कमिट किया है। क्राइम इज़ अ क्राइम। अब जस्ट बिकॉज उसने चोरी की है डज नॉट मीन कि हम उसको बोले तूने छोटी चोरी की है 500 रुपये की, कल को अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो वो एक बड़ी चोरी करता। सो अ क्राइम इज़ अ क्राइम। उनको समझाया जाता है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, द वेरी की वर्ड। उनको उस हिसाब से काउंसलिंग और ट्रेनिंग दी जाती है कि वो एक नॉर्मल सोसाइटी का हिस्सा बने। ऑफ कोर्स उनका बैकग्राउंड पे भी फोकस किया जाता है, वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, कैसे उनको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है गाइज, आज के लिए हम इतना रखते हैं। हमारे कुछ और यूनिट्स वी विल डिस्कस इन फ्यूचर लेक्चर्स।
थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपसे और मुलाकात होती रहेगी। जस्ट इंफॉर्मेशन, हमारे जो आपकी सुपरवाइज़र के रिलेटेड बैचेस चल रहे हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, यू कैन कम एंड जॉइन अस। डेमो क्लास के लिए हमारे यहाँ पे नंबर्स नीचे मेंशन किए हैं फॉर आवर कैनाल रोड सेंटर जो हमारे इंस्टीट्यूट का है। ऑनलाइन आप हमारा पोर्टल पे जाके जो विंग्स एक उड़ान है, हमारी ऐप है विंग्स एक उड़ान ऐप, वहाँ पे जाके डाउनलोड करिए और रोज़ वहाँ पे फ्रेश लेक्चर्स अपडेट हो रहे हैं हर सब्जेक्ट के रिलेटेड इंक्लूडिंग योर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, सो गाइज इतना ही रखते हैं आज के लिए। जस्ट अ क्विक अपडेट, फॉरेस्टर की भी हमारी सीरीज़ चल रही है, एनरोल कीजिए एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना रखते हैं। We will come back with more discussions, more units, and till then keep on watching and sharing the video. Bye bye.